हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी। मूवी का नाम है एस्केप रूम, जो सन 2019 में रिलीज़ हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है एडम रोबिटेन ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4, जो ऑडियंस के नज़रिए से एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बेन नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो एस्केप रूम से निकलने के लिए कोड ढूंढ रहा होता है और धीरे धीरे वो रूम स्क्वीज होता जाता है। इसके बाद कहानी 3 दिन पहले शिफ्ट होती है और हमें जोई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो फिजिक्स की स्टूडेंट है। जोई हमेशा से शांत और बहुत कम बोलने वाली नेचर की थी। वो क्लास में भी शांत रहा करती थी। ये देखकर प्रोफेसर उसे खुद को एक्सप्लोर करने और नई नई चीजें करने को कहता है। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जिसे कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो एक ग्रोसरी शॉप में काम करता है। वो अपने मालिक से बोलकर कैशियर में काम करना चाहता था, पर उसके नशे की लत की वजह से बॉस उसे कैशियर का काम नहीं देता। तीसरे नंबर पे जेसन को दिखाया जाता है जो एक स्टॉक ब्रोकर का काम करता है और उसे राइटिंग का भी शौक होता है। अब इन तीनों को इनके किसी करीबी से बॉक्स मिलता है। दरअसल इस गेम के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वही ये बॉक्सेस इन लोग को भेजता है। बॉक्स खोलने में इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं, पर जैसे तैसे करके ये लोग बॉक्स ओपन कर देते हैं और उसमें माइनस एस्केप रूम का इनविटेशन होता है। उसमें लिखा होता है कि एस्केप रूम को पार करने वाले को $10,000 मिलेंगे, जो काफी बड़ी रकम होती है। अगले दिन ये लोग माइनस बिल्डिंग पहुंचते हैं जहां ये गेम खेला जाने वाला था, पर वहां 3 और पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक का नाम माइक होता है जो ट्रक ड्राइवर होता है, दूसरे का नाम डैनी होता है जो एक टीनेजर है और वीडियो गेम्स में मास्टर है, और तीसरे का नाम एमेंडा होता है जो एक्स मिलिट्री रह चुकी है। टोटल 6 लोग एक रूम में इकट्ठे होते हैं। यहाँ इन लोग का स्वागत करने गेम मास्टर आने वाला था जो गेम के नियमों को समझाता, ऐसा इन लोगों का मानना था। पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी यहाँ जब कोई नहीं आता तो बेन कहता है कि मैं बाहर से सिगरेट पीकर आता हूँ। जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है वो हैंडल हाथ में आ जाता है। इससे सभी को समझ आ जाता है कि गेम स्टार्ट हो चुका है और यही एस्केप रूम है। अब सभी इस रूम से बाहर निकलने के लिए क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी वहां पर जोई को एक बुक दिखता है जिसमें 451 फ़ारेनहाइट लिखा होता है। जोई को ये एक क्लू लगता है और वो दरवाजे के पास जो कंट्रोलर लगा होता है उसे 451 पर सेट कर देता है। ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर था जिसे 451 पर सेट करते ही रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे सभी घबरा जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है तापमान और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर जोई को एक दीवार पर नेम प्लेट दिखता है जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर वूटोंग यू हमेशा कहता है कि टेबल पर कोस्टर्स का इस्तेमाल करें। जोई भागकर टेबल की तरफ जाती है और मैगजीन हटाकर उन कोस्टर्स को ढूंढती है, जिसे दबाते ही एक डक्ट का रास्ता ओपन होता है। पर वहाँ मुसीबत ये थी कि 6 कोस्टर्स को एक साथ दबाना होगा, तभी जाकर वो डक्ट का रास्ता खुलेगा जिससे उन लोग इस रूम से बाहर निकल पाएंगे। तब जोई अपना दिमाग लगाता है और एक एक करके सारे कोस्टर्स पर पानी से भरा ग्लास रखने लगती है, जिससे डक्ट का रास्ता ओपन हो जाता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं उस रूम में जोर का धमाका होता है और सब जलकर खाक हो जाता है। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद ये लोग ऐसे रूम में पहुंचते हैं जो अंदर से लॉक होता है और उसे खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो 7 अल्फाबेट का होगा। वहीं दूसरी तरफ दीवार पर लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। तभी बेन को याद आता है कि वो एक दिन कार में दोस्तों के साथ इसी गाने को गा रहा था जिसमें एक नाम आता है रुडोल्फ, और ये नेम डालते ही लॉक खुल जाता है। वो लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और तापमान लगातार गिरते जा रही थी। इन्हें दूर एक पहाड़ भी दिख रहा था। डैनी जब भागकर पहाड़ की तरफ जाता है तो सेम एक इनविजिबल दीवार होता है जिसे देख तो नहीं सकते, पर डैनी टच करके समझ जाता है कि ये एक इल्यूजन है। डैनी जैसे ही उस दीवार को टच करता है एक डक्ट खुल जाता है और वहां से ठंडी हवा पास होने लगती है। अगर समय रहते जल्दी इस रूम से नहीं निकले तो सारे मारे जाएंगे, ऐसा इन लोग को अब लगने लगता है। यहाँ से निकलने के लिए इन्हें दरवाजा मिल जाता है और वो लोग चाबी ढूंढने लग जाता है। तभी माइक को मछली फंसाने का एक यंत्र मिलता है और अमेंडा को एक बैग मिलता है जिसमें एक ही जैकेट होता है। अमेंडा को समझ आ जाता है कि 6 लोग के लिए एक जैकेट का मतलब है कि इन लोग उन्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए अमेंडा जैकेट शेयर करने का डिसीजन लेती है। सबसे पहले जैकेट जोई को दिया जाता है। माइक फिशिंग रोड को पानी में डालकर देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। जोई को लकड़ी पे ट्रू नॉर्थ इज अ लाई लिखा हुआ मिलता है। जोई को लगता है कि ये जरूर एक क्लू है।
जोई के पास एक कंपास होता है जिससे वो नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, जहाँ उसे एक बियर दिखता है जो ठंड से जम चुका था। उसके मुंह में एक मैग्नेट मिलता है जिसे लेकर जोई माइक के पास पहुंचता है और फिशिंग रॉड में उसे लगाकर पानी में डालने को कहता है। कुछ देर बाद ये ट्रिक काम कर जाती है और उस रॉड में कुछ फंसता है और वो स्क्वायर साइज का एक आइसबर्ग होता है जिसके मिडल में वो की होती है और ये की दरवाजा खुलने के लिए होता है। अब इन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए वो की को उस आइसबर्ग से निकालना था। बेन के पास लाइटर होता है जिसे डैनी लेने के लिए जाता है। तभी फर्श टूट जाता है और वो ठंडे पानी के बहाव में बह जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बाकी बचे 5 लोग अपने शरीर के गर्मी से उस आइसबर्ग को पिघलाने लगते हैं। कुछ घंटे बाद आइसबर्ग पिघल जाता है और की बाहर आ जाती है। जेसन की मदद से उस डोर को खोलने लगता है पर वो डोर नहीं होता। डोर ठीक उसके उल्टे तरफ होता है जो ओपन हो जाता है और तभी फर्श टूटने लगता है और टाइम रहते ही वो पांचों वहां से निकल जाते हैं। अब ये लोग एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां सभी चीजें उल्टी पुल्टी होती हैं। फर्श ऊपर की तरफ होता है और छत नीचे होता है। इन लोगों के सामने एक डोर दिखता है जिसका हैंडल नहीं होता और अब इन्हें वही हैंडल खोजना था। एमेंडा डोर का हैंडल ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ जाती है जहां उसे एक लॉकर मिलता है जो 4 डिजिट के पिन से खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ जोई को एक पजल दिखता है जिसे वो सॉल्व कर देती है और पिन एमेंडा को बताती है। लॉकर से उसे 8 बॉल मिलता है जिसे लेकर एमेंडा गेट की तरफ आ रही होती है। तभी 8 बॉल उसके पॉकेट से गिर जाती है और एमेंडा उसे लेने के लिए नीचे कूद जाती है। जैसे तैसे करके वो उस बॉल को जेसन को दे देती है। तभी फर्श नीचे से खिसक जाता है और वो टेलीफोन वायर से झूल जाती है। पर कुछ समय बाद वो वायर भी टूट जाता है और वो नीचे चली जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एमेंडा की मौत से जोई को बहुत दुख होता है, वो सदमे में चली जाती है। इसके बाद जेसन उस 8 बॉल को हैंडल की तरह यूज करता है और उस दरवाजे को खोलकर दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। अब इस रूम में 6 बेड होते हैं और हर बेड पे एक एक फाइल होता है और ये फाइल्स इन्हीं 6 लोगों की होती है जिसे एस्केप रूम के लिए सिलेक्ट किया गया था। पर उसमें से अब 4 ही लोग बचे हैं। यहाँ पर 3 हाथ के एक्सरे होते हैं जिसे साइंस की भाषा में साइन नॉलेज कहा जाता है, ऐसा बेन का मानना होता है। और उस एक्सरे से पता चलता है कि उन्हें ईकेजी मशीन ढूंढना है और अपने हार्ट बीट की लिमिट को चेक करना है। दूसरी तरफ जोई अब गेम के हिसाब से कुछ भी नहीं कर रही होती क्योंकि वो सदमे में थी। वो उस रूम के हर एक कैमरा को तोड़ने लग जाती है। यहाँ जेसन को ईकेजी मशीन मिल जाता है और वो सबसे पहले बेन को टेस्टिंग करने को कहता है, पर बेन भी फेल हो जाता है। लगातार कंप्यूटर से आवाज आती रहती है कि टेस्टिंग योर लिमिट्स, टेस्टिंग योर लिमिट्स। तो इससे जेसन को लगता है कि हार्ट बीट को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाना है। जेसन माइक पे ईकेजी मशीन ट्राई करता है जिससे हार्ट बीट तो बढ़ जाता है पर वो भी फेल हो जाता है और इसी कारण उसकी मौत भी हो जाती है। जेसन को समझ आ जाता है कि हार्ट बीट को ज्यादा से ज्यादा लो करना है जिससे ये डोर खुल जाए। इसी बीच जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है। किसी तरह जेसन और बेन उस रूम से निकल जाता है पर जोई वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इस तरफ बेन को समझ आ जाता है कि जेसन ने जो अपनी और अपने दोस्त की कहानी सुनाई थी उसमें जेसन अपने दोस्त के साथ धोखा करता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। जेसन इस बात को एग्री करता है क्योंकि जेसन का मानना था कि जीने के लिए हमें जंग करना पड़ेगा। अब ये दोनों इस रूम से बाहर निकलने को देखते हैं। इसके सामने एक बड़ा सा हैंडरेल मिलता है जिसे घुमाना होता है। दोनों उस हैंडरेल को घुमाकर खोल देता है पर दोनों के हाथों में खतरनाक ड्रग्स लग जाता है जिससे इन्हें इल्यूजन होने लगता है और इससे बचने के लिए इन्हें एक एंटीडोट चाहिए होता है जो इसी रूम में होता है। एंटीडोट बेन को मिल जाता है पर जेसन उससे छीनने की कोशिश करता है। किसी तरह बेन एंटीडोट अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और वो ठीक हो जाता है और उस रूम से बाहर आ जाता है पर जेसन की वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जोई के रूम में 2 लोग आते हैं देखने के लिए कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं, पर जोई चालाकी से ऑक्सीजन मास्क पहले ही यूज कर लेती है जिससे वो बच जाती है और इन दोनों पे हमला करके यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जिसके सामने एक डोर होता है जो 4 डिजिट पिन से खुलेगा। बेन बिना कुछ सोचे समझे रॉन्ग पिन डाल देता है जिससे वो रूम सिमटने लग जाता है। बेन को फिर एक क्लू मिलता है कि इस रूम में एक घड़ी है जिसमें वो 4 डिजिट दिया हुआ है पर इस रूम में कहीं भी कोई घड़ी नहीं मिलती उसे। फिर उसकी नज़र एक पेंटिंग पे पड़ता है जो एक घड़ी के तरफ इशारा कर रहा होता है। इससे बेन को वो कोड पता चल जाता है और वो उस रूम को खोलकर बाहर निकल जाता है जहां उसका मुलाकात इस गेम के मास्टरमाइंड से होता है
जो ये बताता है कि इस गेम में सभी कंटेस्टेंट के ऊपर दाव लगता है और अंत में जो भी बचता है उस पर दाव लगाने वाले को बहुत पैसे मिलते हैं। पर इस गेम को जीतने वाले को कुछ भी नहीं मिलता, ये कहकर वो मास्टरमाइंड बेन पर हमला कर देता है। पर उसी टाइम जोई पीछे से उस पर शूट करती है और वो आदमी जख्मी हालत में कहीं छिप जाता है। फिर वो जोई पे हमला करता है और फिर बेन और जोई मिलकर उसे मार डालते हैं। अब जोई बेन को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पुलिस भी आती है। जोई उन्हें सारा कुछ बताती है और फिर पुलिस उसके बताए हुए जगह पर पहुँचती है, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ दिन बाद जोई बेन से मिलता है और उसे बताता है कि उसके साथियों की मौत को कुछ और ही तरीके से दिखाया गया है और ये भी बताती है कि इस बार एस्केप रूम मैनहट्टन में होने वाला है और वो 2 टिकटें भी लाई है। किसी तरह जोई बेन को कन्विंस कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनहट्टन में एस्केप रूम का ट्रायल चल रहा था और उन्हें बेन और जोई का भी फ्लाइट डिटेल्स मिल जाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये मूवी आपको पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।